दिल्ली का सबसे वीआईपी एरिया राजघाट। तारीख 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात एक लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर बदहवास चल रही होती है। वो उसी अवस्था में लगभग 6 किलोमीटर का सफर पैदल तय करती है। उसके शरीर से खून टपक रहा होता है। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही होती और आते जाते जो राहगीर हैं वो उस लड़की को इसी हालत में देख रहे होते हैं। कई बसें, कई गाड़ियां, कार, ऑटो, तमाम तरीके की बाइक उस जगह से गुजर जाती हैं और लड़की राजघाट से सराय काले खां तक यानी लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र समझ लीजिए, वो पैदल ही उसी अवस्था में चलती रहती है। उसको ब्लीडिंग हो रही होती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में एक सेना का नौजवान उस लड़की को देखता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी। इतना सुनने भर से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो याद आया होगा। सही सोचा आपने। 16 दिसंबर 2012 निर्भया का वही केस जिसके बाद पूरी दिल्ली छोड़िए, भारत के हर हिस्से से लोग प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए थे। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। ये तक कह दिया था लोगों ने कि जब वो लड़की उस झाड़ियों के बीच बिना कपड़ों में पड़ी हुई थी तो कोई उसकी मदद के लिए सामने क्यों नहीं आया। ये निर्भया केस में हुआ था और आज फिर ठीक साल 2024 में ऐसा ही एक वाकया हुआ और फिर दिल्ली में उस लड़की की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। आप अब ये तस्वीरें देखिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही तीनों रेपिस्ट हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, दुर्व्यवहार किया। इसमें से एक कबाड़ी है, एक ऑटो ड्राइवर है और तीसरे जिसे आप देख रहे हैं कि वो ज़मीन पर ठीक से बैठ तक नहीं पा रहा, वो दिव्यांग है यानी उसके पैर काम नहीं करते और इसने इस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है। दरअसल दिल्ली के सराय काले खां और राजघाट में जब ये लड़की 6 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, इतना लंबा, तो उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर इसको देखता है और उन्हें लगता है कि इस लड़की के साथ कोई अनहोनी घटी है और वो फ़ौरन पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और जब लड़की की सिचुएशन देखी जाती है तो वो पूरी तरीके से बदहवास थी। यहाँ तक कि जो आर्मी के जवान थे उनको ये तक लगता है कि जो लड़की है वो मर भी सकती है। तो फ़ौरन पुलिस वाले पहुँचते हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और लंबा उसका कम से कम 21 दिन इलाज चलता है और 21 दिन बाद जब लड़की थोड़ा रिकवर करती है तब जाकर पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती है। आरोपियों को कैसे पकड़ा जाता है, क्या है पूरा केस, अब आप एक एक करके वो समझिए। देखिए, जो आपको मैंने तीनों तस्वीरें दिखाई उसमें से आप पहले जो आरोपी हैं उनकी प्रोफाइल जान लीजिए। ये तीनों में से एक है भीख मांगने वाला शमशुल जिसके पैर खराब हैं, इसको लोग शमशुल लंगड़ा बोलते हैं। एक है कबाड़ी प्रमोद, ये कबाड़ का काम करता है और तीसरा है ड्राइवर प्रभु महतो। अब ये तीनों ही थे जो लड़की को झाड़ियों से खींच कर लाते हैं, अपने ऑटो में ज़बरदस्ती बिठाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं और फिर उसे वापस बिना कपड़ों के खून से लथपथ सड़क पर फेंक देते हैं। इतना हो जाने के बाद जब आर्मी जवान पुलिस को इत्तला करता है तो पुलिस जब मौके पर आती है तो देखती है लड़की की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अस्पताल ले जाया जाता है, रिकवरी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 21 दिन लग जाते हैं, लड़की का ऑपरेशन तक होता है और फिर जब लड़की थोड़ी होश में आती है तो वो बताती है कि मुझे एक ऑटो में बिठाया गया था। आप अभी जो ऑटो देख रहे हैं वही ऑटो है जिसके अंदर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। अब लड़की बताती है कि मुझे एक ऑटो में बिठाया गया और मेरे साथ उन लोगों ने गंदा काम किया, गंदी बातें वो मुझसे कर रहे थे और मैं उनकी शक्लें थोड़ी पहचान सकती हूँ, मुझे अभी कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। पुलिस थोड़ा और टाइम लेती है और जब लड़की कुछ हद तक ठीक हो जाती है, उसको चीज़ें समझ आती है तो वो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। और इसमें एक सबसे अनोखी बात ये रही कि जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर जो लड़की है उसको एक पुलिस वाली मैडम को बोलते हैं कि आप जाइए एक समाज सेविका बनकर उस लड़की से मिलिए और पूरी कहानी निकालने की कोशिश करिए। हो सकता है पुलिस वालों को देखकर वो लड़की थोड़ी डर गई हो, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा हो, इसलिए आप उससे एक साधारण ड्रेस में मिलिए और उससे बातचीत करिए और सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करिए। तो इसी सिलसिले में जब पहली बार एक महिला सिपाही जब उस लड़की से मिलती है तो अपने आप को बहुत ही कॉमन कपड़ों में जाती है, साड़ी पहनकर जाती है, उनसे बताती है कि मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप मुझे पूरी चीज़ें बताइए। इसके बाद लड़की एक डिटेल देती है, जगह बताती है और इसके बाद पुलिस वाले
10 टीमें बनाते हैं। वो 10 टीमें 150 ऑटो वालों से पूछताछ करती है। 150 ऑटो वालों के घर घर जाकर, जितने भी जो ऑटो वाले थे उनके घर घर जाके डोर टू डोर पूछताछ की जाती है। सबसे उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से, जितनी भी तरीके से तहकीकात पुलिस कर सकती थी वो हर हथकंडा अपनाती है। और जिस जगह पर लड़की ने बताया था कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसे ऑटो में बिठाया गया, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। और तो और पूरी दिल्ली के 700 से ज़्यादा, जो पूरा एरिया था राजघाट, सराय कालेखा और जिस जगह पर लड़की थी, वहाँ के 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस खंगालती है और इसके बाद वो आरोपियों तक पहुँचती है। अब आरोपी कौन है? तो दरअसल जिसने सबसे पहले रेप किया, प्रमोद कबाड़ी, वो कबाड़ का काम करता है। उसकी सेंट्रल दिल्ली में ही अपनी एक छोटी सी दुकान है, वो चलाता है। और इसी के साथ एक वहीं पर भीख मांगता है शमशुल, और जो ऑटो ड्राइवर है उस जगह पर आता जाता रहता है प्रमोद महातो। तो वहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। शाम को ये लोग एक साथ बैठा करते थे और इसी में ये लड़की को जब देखते हैं तो उसको बहला फुसला कर ज़बरदस्ती करके ऑटो में बिठाते हैं, फिर रेप करते हैं और फिर उसको अधमरी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। अब पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है, लोगों का पता लगाती है, इतना इन्वेस्टिगेशन करती है, 10 लोग की जो पूरी टीम होती है, 10 टीमें जो पुलिस की बनती हैं, इसके बाद लड़की से शिनाख्त कराई जाती है, लड़की से पहचान कराई जाती है। और तब लड़की पहचानती है कि वो तीनों जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो तीनों हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया और उसे बदहवास अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। वो तो भला हो उस आर्मी जवान का जिसने मदद का हाथ बढ़ाया और इस लड़की की मदद करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो खुद डर गया था कि दिल्ली में फिर ये कैसा वाकया हो गया है। अब जब पुलिस ने लड़की के बारे में पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि जो लड़की है वो उड़ीसा की रहने वाली है और उसने कई तरीके के सामाजिक कार्य किए हैं और अब से कई तरह की सामाजिक संगठन से वो जुड़ी हुई है। और ऐसे में उसके एक साथी ने दिल्ली आने का एक ऑफ़र दिया था और कहा था कि यहाँ पर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तो लड़की अपने माता पिता को बिना बताए उड़ीसा से दिल्ली आ गई, यहाँ पर अपने साथी के साथ रहने भी लग गई। लेकिन धीरे धीरे लड़की उस साथी पर बोझ बनने लगी जिसके साथ ही रह रही थी। वहाँ उसे लगा कि सारा खर्चा तो मुझे उठाना पड़ रहा है, अभी इसे जॉब भी नहीं मिली है। तो ये सब चीज़ें करके इन लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही और इसके लिए ही लड़की वो घर छोड़कर आ गई और फिर वो एक आश्रम में रहने लगी, जो ननों का आश्रम था जहाँ पर नन रहती थी, वहाँ पर ये रहने लगी। और धीरे धीरे इसकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी ख़राब भी होने लगी। अब इसीलिए जो पेरेंट्स थे बात की इसने, लेकिन इतने में ही जब इसने अपने पेरेंट्स से बात की और उन्हें बोलने की कोशिश की कि आप आकर मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, पेरेंट्स आते हैं कि लड़की गायब हो जाती है और पता चलता है कि लड़की के साथ ऐसा एक दुष्कर्म कर दिया गया है, रेप जैसा घिनौना वारदात को अंजाम दे दी गई है। और इसके बाद पुलिस वाले लड़की के जो माता पिता हैं उनको भी लाते हैं, उनकी लड़की को उनको सौंपा जाता है। फिलहाल लड़की अस्पताल में है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि 12 अक्टूबर को दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि दशहरा था, आपको याद होगा 12 अक्टूबर के दिन ही दशहरा था और दशहरा से पहले क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, भीड़ भाड़ लगती है, बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केटिंग करते हैं और ऐसे में पुलिस की जो चाक व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहनी चाहिए। और दशहरे से पहले ही यानी 10 और 11 की जो दरमियानी रात है, उस रात को एक लड़की के साथ ऐसी वारदात हो जाना, ऐसा जघन्य अपराध को अंजाम दे देना, ये दिल्ली पुलिस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था उस वक्त क्या कर रही थी, क्या वो भी सो रही थी उस वक्त? ऐसा क्या आपकी जो पुलिस है, हर तरफ बैरिकेडिंग लगी होगी और जो लोग हैं, जो ऑटो में उस लड़की के साथ रेप हो रहा था, वो ऑटो चल रहा था, तो किसी ने उस पर गौर तक नहीं किया, किसी पुलिस वाले को चीखने की आवाज़ तक नहीं आई, क्योंकि खुद ही पेट्रोलिंग हो रही होगी। दशहरे से पहले का दिन था, कैसे नहीं हो सकता? दिल्ली में पेट्रोलिंग हो रही होगी, बैरिकेडिंग लगे होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान हर तरफ दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद होंगे। तो ऐसे में एक दिल्ली के अंदर ऐसी वारदात हो जाना दिल्ली पुलिस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करती है।